चलिए फंडामेंटल्स ऑफ फिज़िकल ज्योग्राफी में जो कि 11th क्लास एनसीईआरटी की किताब है फिज़िकल ज्योग्राफी की, हम उसमें एक कदम और आगे बढ़ते हैं। हमारा जो पहला लेक्चर था वो चैप्टर द ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ से एसोसिएटेड था, वो पार्ट 1 था। आज हम इसी चैप्टर का पार्ट 2 कवर करेंगे अपने सेकेंड लेक्चर के दौरान। हमने हमारे पिछले लेक्चर के तहत स्टार्स कैसे बनते हैं यहाँ तक सीख लिया था। हमने ये जाना था कि 13.7 बिलियन ईयर्स अगो पहले एक प्राइमोर्डियल एटम जिसे सिंगुलैरिटी कहा जाता है, उसी से शुरुआत हुई है यूनिवर्स की। उसी में स्टोर्ड था सारा का सारा एनर्जी, सारा का सारा मैटर, और वो एक अनइमेजिनेबल स्मॉल वॉल्यूम का प्लेस था जिसमें इनफाइनाइट टेम्परेचर था, इनफाइनाइट डेंसिटी थी। हमने देखा कि जब वो बैंग हुआ तो फर्स्ट 3 सेकेंड्स के दौरान बहुत ही फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स के दौरान बहुत रैपिड एक्सपेंशन हुआ स्पेस में यूनिवर्स का। हमने देखा फर्स्ट 3 मिनट्स के दौरान शुरुआत हुई एटम्स के बनने की। आप फर्स्ट 3 मिनट्स को ये मान सकते हैं कि जब हम कहते हैं कि एटम्स के बनने की शुरुआत हुई तो ये वो समय था जब सब एटॉमिक पार्टिकल्स एग्जिस्टेंस में आने शुरू हुए, यानी कि प्रोटॉन एग्जिस्टेंस में आना शुरू हुआ, न्यूट्रॉन एग्जिस्टेंस में आना शुरू हुआ। लेकिन इस समय तक भी अभी टेम्परेचर इतना है कि इन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के आपस में मिलने और इनके मिलने के बाद इनके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करे, ऐसी सिचुएशन अभी क्रिएट नहीं हुई, बट ये एग्जिस्टेंस में आ गई हैं चीज़ें। हमने देखा कि पहले 3 लाख ईयर्स जो थे आफ्टर द बैंग, उस समय में एटॉमिक मैटर या एटॉमिक पार्टिकल्स क्रिएट हुए हैं, यानी कि उस समय तक टेम्परेचर इतना का गिर गया है, टेम्परेचर इतना का कम हुआ है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन घूमना शुरू हो, यानी कि टेम्परेचर इतना गिरा है कि अब इलेक्ट्रॉन इनके सराउंडिंग में घूम सकता है, वो एजिटेटेड नहीं है, उसे इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। और जब न्यूक्लियाई के अराउंड इस तरह से इलेक्ट्रॉन घूमना शुरू हो गया तो यही एटम होता है। एटम प्रॉपरली एग्जिस्टेंस में आए, ये पहले 3 लाख वर्षों के दौरान हुआ, यानी कि अब सब एटॉमिक पार्टिकल से स्टेज आगे बढ़ गई है, अब आपके पास एटम्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। और हमने देखा कि यही वो समय था जब सबसे हल्का और पीरियोडिक टेबल में सबसे टॉप पर जो हाइड्रोजन है वो एग्जिस्टेंस में आया, एक बतौर एटम के तौर पर, ओके। क्योंकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियाई ऑफ द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के अराउंड रिवॉल्व करना शुरू हो गए। ये सब कुछ टेम्परेचर की गिरावट के साथ ही हो रहा था, ओके। दैट इज़ द एक्टिविटी। इसी तरह से फिर हमने देखा कि यूनिवर्स का एक्सपेंशन होता चला गया। ये सब हमने हमारे पिछले लेक्चर में देख लिया है। आज हम आगे बढ़ते हैं और हमारे टॉपिक की शुरुआत हम करते हैं फॉर्मेशन ऑफ द प्लैनेट से, कि प्लैनेट्स कैसे एग्जिस्टेंस में आए, जिससे हम आगे बढ़ जाएंगे अर्थ की तरफ। फिर हम अर्थ के बारे में स्टडी करेंगे, फिर हम इनर एंड आउटर प्लैनेट्स और मून के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर वहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। तो शुरुआत करते हैं हमारे टॉपिक की, दैट इज़ फॉर्मेशन ऑफ द प्लैनेट्स। इसकी स्टेजेस हैं स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3, दैट इज़ द स्टेज 3। 3 स्टेजेस आपको दी गई हैं। क्या बताया गया है स्टेज 1 में, पहले मैं एक बार में पढ़ दूँ, फिर मैं इसको आपके सामने एक्सप्लेन कर दूँगा। स्टेज 1 कहती है द स्टार्स आर लोकलाइज्ड लम्प्स ऑफ गैस विद नेबुला। द ग्रेविटेशनल within a nebula. The stars are localized lumps of gas within a nebula. The gravitational force with the lumps leads to the formation of a core to the gas cloud, and a huge rotating disk of gas and dust develops around the gas core. कोई बात नहीं, सब समझ आ जाएगा अभी। हमने हमारे पिछले लेक्चर में ये समझा था कि जब मैटर एग्जिस्टेंस में आने लगा तो उसी मैटर के एग्जिस्टेंस में आने के साथ सबसे पहले जो मैटर एग्जिस्टेंस में आया वो मैटर किस फॉर्म में है, वो मैटर है
या तो आइस ग्रेन्स हैं, या डस्ट है, या गैसेस हैं। इन फॉर्म में मैटर एग्जिस्ट कर रहा है, गैस, डस्ट एंड आइस ग्रेन्स। और ये सारे मैटर से मिलकर के जो बन रहा है, इस पूरे के पूरे क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट को हमने नेबुला बोला। हमने बताया कि यही नेबुला बेसिस थे गैलेक्सीज़ बनने के। तो आप कई जगह पर जब पढ़ोगे तो आपको नेबुला बेस बताया जाएगा गैलेक्सीज़ का, और कई जगह पर उसे इंटरचेंजेबली भी लिख दिया जाता है गैलेक्सीज़ या नेबुला। ओके, तो ऐसे में हमने ये देखा था कि ये जो नेबुला है, यानी कि ये जो गैस क्लाउड है, इस गैस क्लाउड में एनर्जी और मैटर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यानी कि कहीं पर मैटर ज़्यादा है, कहीं पर मैटर कम है। अब जब मैटर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट होगा, जहाँ पर मैटर ज़्यादा है हमने ये पाया कि वहाँ डेंसिटी ज़्यादा है, और जहाँ मैटर कम है वहाँ डेंसिटी कम है। तो जहाँ पर ज़्यादा डेंस मैटर है वहाँ पर हमने देखा कि ग्रेविटेशनल फोर्स भी ज़्यादा होगी। तो हमने ये देखा कि डेंसिटी डिफरेंसेस के कारण ग्रेविटेशनल डिफरेंसेस एग्जिस्ट करने लगे, और इन्हीं ग्रेविटेशनल डिफरेंसेस के कारण जो मैटर है उसका एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ मोशन बिगिन हुआ। और हमने देखा कि जहाँ पर ग्रेविटेशन फोर्स ज़्यादा है, ग्रेविटेशन पुल ज़्यादा है, सराउंडिंग का मैटर उस ओर बढ़ा, और इस तरह से मैटर वहाँ पर इकट्ठा होता गया। और जब एक बार मैटर सारा इकट्ठा हो गया, मैटर बढ़ता चला गया, डेंसिटी और बढ़ती चली गई। तो डेंसिटी और मैटर लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। इसी प्रोसेस के वाया हमने देखा टेम्परेचर बढ़ते चला जा रहा है, और हमने देखा स्टार एग्जिस्टेंस में आए। स्टार्स के एग्जिस्टेंस में आने के लिए हमने एक ख़ास चीज़ समझी। वो क्या? हमने देखा कि ये जो नेबुला था, ये जो गैस का क्लाउड था, इस गैस क्लाउड में कहीं कहीं पर लम्प्स क्रिएटेड थे। लम्पी थिंग, यानी कि ढेले बने हुए थे गैस के। दोज लम्प्स वर वेरी इंपॉर्टेंट। तो जहाँ जहाँ पर वो लम्प क्रिएटेड थे, उन लम्प्स की अगर हम बात करें तो उन लम्प्स में जो वो स्पेस है, जिस स्पेस में मैटर ज़्यादा इकट्ठा हो गया है ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल, वो उन पूरे गैस क्लाउड यानी कि नेबुला में ये जो गैस एक्युमुलेशन स्पॉट्स हैं, द गैशियस लम्प्स, उन लम्प्स में जिस स्पॉट पे मैटर ज़्यादा कलेक्ट हो गया है, डेंसिटी ज़्यादा बढ़ गई है, टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ गया है, वो उस गैस लंप का कोर बन गया है। उस गैस लंप का कोर बन गया है। तो वो उस गैस लंप का इवेंचुअली कोर से आगे बढ़ के स्टार हो जाएगा, सन हो जाएगा। ओके, और ऐसे में उस कोर यानी कि उस सन के सराउंडिंग में जो रेजिडुअल गैस क्लाउड है, वहाँ पर भी मटेरियल आपस में ग्रेविटेशनल पुल के कारण जुड़ना शुरू हो जाएगा, और विद द पैसेज ऑफ टाइम जुड़ते जुड़ते वो इस कोर के सराउंडिंग में एक कंडेंस्ड और कंसंट्रेटेड मटेरियल के तौर पे एग्जिस्ट करना शुरू कर देगा। ओके, मतलब उस गैस क्लाउड में जैसे जैसे कोर आगे बढ़ेगा, सन की फॉर्मेशन का प्रोसेस आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे ही आगे चलते हुए टेम्परेचर जब और गिर रहा है, गैस क्लाउड में कंडेंसेशन और बढ़ रही है, वो और ज़्यादा कंडेंस होना शुरू हो गया, पार्टिकल्स और क्लोज आने शुरू हो गए, ये उस सन के सराउंड में प्लैनेट्स को क्रिएट करने का शुरुआती चरण हो जाएगा, स्टार्टिंग स्टेज हो जाएगी। ठीक है, अब मैंने ये समझा दिया, तो अब मैं दोबारा पढ़ता हूँ ये लाइन, ध्यान से समझिए। तो स्टेज 1 इन द फॉर्मेशन ऑफ द स्टार, स्टेज 1 इन द फॉर्मेशन ऑफ द प्लैनेट। स्टेज 1 इज द स्टार्स आर लोकलाइज्ड लम्प्स ऑफ गैस विद इन अ नेबुला। समझ में आ गया? एक नेबुला जो कि गैस क्लाउड है, उसके अंदर स्टार्स आखिर में क्या ही हैं? द लोकलाइज्ड लम्प्स, द लोकलाइज्ड लम्प्स, ढेला, गैस का ढेला। द स्टार्स आर लोकलाइज्ड लम्प्स ऑफ गैस विद इन अ नेबुला। द ग्रेविटेशनल फोर्स विद द लम्प्स लीड्स टू the gravitational force within the lumps leads to the formation of a core। अब धीरे धीरे क्या क्रिएट होना शुरू हो जाएगा? कोर।
तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगी उन लम्ब्स के अंदर, इसकी वजह से कोर की फॉर्मेशन होगी। ओके, सो द ग्रेविटेशनल फोर्स विद इन द लम्ब्स लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अ कोर टू द गैस क्लाउड। तो वो जो लंप ऑफ गैस क्लाउड है, उस गैस क्लाउड, उस लंप में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कारण बनेगी कि उस गैस क्लाउड के अंदर इन दैट लंप कोर क्रिएट हो, कोर बनना शुरू हो। ओके, एंड अ ह्यूज रोटेटिंग डिस्क ऑफ गैस एंड डस्ट डेवलप अराउंड द गैस कोर। तो उसी जो गैशियस लंप है, उस इस गैशियस लंप में ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वो जो कोर डेवलप हुआ है, रेस्ट ऑफ द गैशियस क्लाउड ड्यू टू द accretion of the material, due to the coming together of the material, will ultimately convert into the disk। हमने जब अर्ली थ्योरीज पढ़ी थी, उन्होंने प्रोसीजर समझा दिया था कि जब मैटर एक दूसरे के क्लोज आना शुरू हो जाएगा ड्यू टू द डिफरेंसेस इन द ग्रेविटेशन, उसकी वजह से धीरे धीरे जो गैस क्लाउड है जो कि इरेगुलर है, वो एक रेगुलर सी शेप ले जाएगा, द डिस्क शेप। और धीरे धीरे जैसे ही ये प्रोसेस स्टार्ट होगा कि मटेरियल एक दूसरे के क्लोज आ रहा है, साइमल्टेनियसली स्पिनिंग प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाएगा। तो इसी तरह से जो गैशियस क्लाउड अदर देन द कोर है, पूरे बड़े नेबुला में, पूरा बड़ा नेबुला विल बिकम द गैलेक्सी। ध्यान से समझो, और एक गैलेक्सी में देयर आर मिलियन ऑफ स्टार्स। बात समझ में आई? तो पूरे बड़े नेबुला में जो लंप्स ऑफ गैसेस हैं, ढेले बने हैं गैस के अलग अलग से, बादल टाइप, जैसे पूरे बड़े आकाश में बादल आ जाते हैं, ऐसे ही बड़े नेबुला में जो ढेले बने हैं गैसेस के, उनमें ग्रेविटेशन के कारण जो कोर क्रिएट होगा वो तो सन होगा, पर बाकी का बचा हुआ जो गैस क्लाउड है, पार्टिकल्स के क्लोज आने के कारण, मैटर के क्लोज आने के कारण वो डिस्क में बदल जाएगा, और इसी के साथ साथ वो रोटेशन भी अटेन कर जाएगा। तो स्टेज 1 के अंदर क्या क्या हो रहा है एग्जैक्टली जब हम प्लैनेट बनने की बात करते हैं, तो स्टेज 1 के अंदर हो ये रहा है कि एक नेबुला जो कि गैस क्लाउड है, उसके जो गैशियस लम्प्स हैं, उन लम्प्स में ग्रेविटेशनल डिफरेंसेस के कारण जो हाई ग्रेविटेशनल पुल एरियाज़ हैं, उसके अराउंडिंग मटेरियल एक्यूमुलेट हो रहा है, गैसेस एक्यूमुलेट हो रही हैं, क्योंकि मैटर यहाँ पर गैशियस फॉर्म में ही है। ये कोर बन जाएगा विद द पैसेज ऑफ टाइम, क्योंकि ज़्यादा मैटर, ज़्यादा डेंसिटी वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा, ज़्यादा टेम्परेचर, ये कोर बन जाएगा। बट सराउंडिंग रीजन में भी मैटर एक दूसरे के क्लोज आ रहा है, अदर देन द कोर जो गैस क्लाउड बचा है उसमें, तो वो एक डिस्क शेप में कन्वर्ट हो जाएगा और रोटेट करना शुरू कर देगा अराउंड द कोर। ये स्टेज 1 में हो रहा है। क्लियर हो गया सारा? अब हम इसको एक बार एक फ्लो में पढ़ देते हैं आपको। सो स्टेज 1 इज़ द स्टार्स आर लोकलाइज्ड लम्प्स ऑफ गैस within a nebula. The gravitational force within the lumps leads to the formation of a core to the gas cloud, and a huge rotating disk of gas and dust develops around the gas core. Okay? ये तो फर्स्ट स्टेज हो गई। अब नेक्स्ट स्टेज क्या है देखो, एक बार में पढ़े फिर आगे समझाएंगे। In the next stage, the gas cloud starts getting condensed and the matter around the core develops into small rounded objects. These small rounded objects, by the process of cohesion, developed into what is called planetesimals. Larger bodies start forming by collision, and gravitational attraction causes the material to stick together. Planetesimals are large number of smaller bodies. चलिए, जहाँ पर पहली स्टेज इस बात से जानी जाती है कि एक डेंस और हैवी हॉट कोर क्रिएट हुआ है, सराउंडिंग गैशियस मटेरियल डिस्क की फॉर्म में बदला है और रोटेशन अटेन कर ली है उसने, वहीं सेकंड स्टेज की बारी आएगी। अब सेकंड स्टेज की बारी में क्या होगा देखिए, टेम्परेचर और फॉल करने की वजह से और कंडेंस होगी वो डिस्क का मैटर। जब कंडेंसेशन और ज़्यादा बढ़ेगी तो नेचुरली मैटर और क्लोज आएगा, और जब मैटर और क्लोज आएगा आपस में, तो मैटर आपस में जुड़ेगा, और जुड़े रहने के लिए ज़रूरी होगी
उनके अंदर की कोहेसिव फोर्स। तो अंडर द इम्पैक्ट ऑफ द कोहेसिव फोर्स ऑफ द पार्टिकल्स हमें मैटर कंसोलिडेटेड फॉर्म में दिखना शुरू हो जाएगा। ये जो ऑब्जेक्ट हमें दिखने शुरू हो जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ सॉलिडिफाइड मैटर, जो कंसोलिडेट हो रहा है जुड़ जुड़ करके अंडर द इम्पैक्ट ऑफ कोहेसिव फोर्स। ये प्लैनेट बनने के लिए शुरुआती स्टेजेस में वो जो बीज होते हैं ये वो हैं। ये बहुत लार्ज नंबर में होंगे पर छोटे साइज़ के होंगे। ये प्लैनेटेसिमल्स हैं। तो सेकंड स्टेज में हमें प्लैनेटेसिमल्स मिलने शुरू हो जाएंगे। तीसरी स्टेज की तरफ जब हम जाएंगे उस स्टेज में यही प्लैनेटेसिमल्स कोलिजन का प्रोसेस फॉलो करेंगे और कोलिजन की मदद से इनका साइज़ और बड़ा हो जाएगा और फिर बहुत ही लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल बॉडीज़ से ये फ्यूअर नंबर ऑफ लार्जर बॉडीज़ में बदल जाएंगे। तो स्टेज 2 इज़ नोन फॉर द स्टेज ऑफ प्लैनेटेसिमल्स, स्मॉल साइज़ के ऑब्जेक्ट्स जो कन्वर्ट होंगे, जिनका एंड है प्लैनेट बनना। ये स्मॉल साइज़ के ऑब्जेक्ट में जो मैटर एक दूसरे से टिका हुआ है जुड़ के, अपनी कोहेसिव फोर्स के दम पर जुड़ा है। अब इससे बड़ा होने के लिए ज़रूरी है कि मैटर आके कोलाइड करे। आई होप कि आप लोगों ने कभी वो वीडियो देखा हो जिसमें आड़ी टेढ़ी सी शुरुआती अर्थ घूमती दिखाई जा रही है और उस पर आके मैटर टकरा रहा है। चलिए, आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि ये नहीं देखा तो मैं आपको इमेजिन नहीं करा पाऊँगा? मैं इमेजिन कराता हूँ। आप पॉटर वर्कर को महार को इमेजिन करिए। वो अपने पॉटर व्हील को जब घुमाता है, उसमें स्टार्टिंग में एक लंप ऑफ क्ले जब वो फेंकता है तो उस घूमते हुए पहिए पर उस लंप ऑफ क्ले को थोड़ी सी शेप देता है, फिर और लंप ऑफ क्ले मारता जाता है। इस तरह से जब फाइनली जितनी लंप ऑफ क्लेस चाहिए होती है, उसे जितने ढेले चाहिए होते हैं उतनी इकट्ठी हो जाती है, फिर उन्हें शेप देने लग जाता है। इसी तरह से जो शुरुआती प्लैनेटेसिमल फॉर्म हमें नज़र आएगी, आगे जाके कोलिजन वाली स्टेज में सराउंडिंग से आने वाले प्लैनेटेसिमल्स एक प्लैनेटेसिमल से कोलाइड होते चले जाएंगे और फिर बड़े बड़े प्लैनेट्स एग्जिस्टेंस में आ जाएंगे। ओके, तो ये बिल्कुल वैसा है जैसे छोटे छोटे अनार के दाने बड़े से अनार में पैक हो जाएंगे और एक बड़ा अनार आ जाएगा, है ना? इसको समझो जरा। तो in the next stage in the second stage the gas cloud starts getting condensed, कंडेंसेशन और हो जाएगी तेज, and the matter around the core develops into small rounded objects। कोर के सराउंडिंग में जो मैटर है अब वो स्मॉल राउंडेड ऑब्जेक्ट्स में बदल रहा है। अब वो गैशियस फॉर्म में सिंपली डिस्क बन के रोटेट नहीं कर रहा, वो ऑब्जेक्टिफाई हो गया है। स्मॉल राउंडेड ऑब्जेक्ट, गोल गोल छोटे छोटे, छोटी छोटी रस भरी जो मिलती हैं जैसे चैना मुर्गी टाइप। दीज स्मॉल राउंडेड ऑब्जेक्ट्स बाय द प्रोसेस ऑफ कोहेजन, कोहेसिव फोर्सेस, these small rounded objects by the process of cohesion develop into what is called planetesimals। तो कोहेसिव फोर्स मैटर को बाउंड करेगी और ये स्मॉल राउंडेड ऑब्जेक्ट हमें मिल जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ प्लैनेटेसिमल्स। लार्जर बॉडीज़ इनका साइज़ अब बड़ा कैसे होगा? लार्जर बॉडीज़ स्टार्ट फॉर्मिंग बाय कोलिजन, उसके लिए कोलिजन का प्रोसेस एग्जिस्टेंस में आएगा। एंड ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, तो वहाँ पर मैटर को कोहेसिव फोर्सेस जोड़े रख रही हैं छोटे ऑब्जेक्ट में। जब कोलिजन होने लगेगी मैटर की ज़्यादा बड़ी बॉडी बन जाएगी, ग्रेविटेशनल फोर्स रोल प्ले करेगी मैटर को बाउंड करके रखने में। लार्जर बॉडीज स्टार्ट फॉर्मिंग बाय कोलिजन एंड ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन कॉजेज द मटीरियल टू स्टिक टुगेदर। ठीक है, ये आगे जाके होगा। अभी अब एंड में वैसे एक्सप्लेन किया है कि प्लैनेटेसिमल्स के बारे में लिखा है कि प्लैनेटेसिमल्स आर अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉलर बॉडीज़, बहुत ज़्यादा तादाद में छोटी छोटी बॉडीज़ को कहा गया है प्लैनेटेसिमल्स।
अब आते हैं स्टेज 3 में। स्टेज 3 में असल में होना वही है जो यहाँ पे अभी पढ़ के बताया। इन द फाइनल स्टेज these large number of small planetesimals accrete, एक्रीशन होगी ना, इसमें कोलिजन मैटर आके टकराएगा सराउंडिंग के और इसका एक्रीशन होते होते ये बड़ा हो जाएगा। इन द फाइनल स्टेज these large number of small planetesimals accrete to form a fewer large bodies in the form of planets। इस तरह से planets एग्जिस्टेंस में आ जाएंगे। आई होप किसी को इस बात में कोई दिक्कत तो नहीं, मामला क्लियर है। तो स्टेज 1 में जो एक नेबुला है, द क्लाउड ऑफ गैस, जो आधार है गैलेक्सीज़ का, उसी स्टेज में हम देखते हैं कि लम्प्स ऑफ गैसेस बनते हैं और उन लम्प्स में ड्यू टू डिफरेंसेस ऑफ डेंसिटी ग्रेविटेशन के डिफरेंसेस क्रिएट हो रहे हैं और मैटर हाई ग्रेविटी रीजन की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, जो कि मोस्टली उस लंप क्लाउड गैस का कोर हो जाएगा। हैवी डेंसिटी, हाई डेंसिटी, हाई हैवी मैटर और टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा और सराउंडिंग रीजन जो है कंडेंसेशन के कारण एक डिस्क नुमा शेप में बदल जाएगा, रोटेटिंग मोशन करेगा। स्टेज 2 के दौरान हमने देखा कंडेंसेशन कोर के अराउंड और बढ़ेगी और मैटर अब ऑब्जेक्ट की फॉर्म में आपको नज़र आ जाएगा, स्मॉल साइज़ के ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पर मैटर एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है कोहेसिव फोर्सेस के कारण। इन कई सारे छोटे साइज़ के ऑब्जेक्ट्स को हमने प्लैनेटेसिमल्स कहा है। थर्ड स्टेज में हम देखते हैं कि इस मैटर के सराउंडिंग में जितना और ऐसा ही सारा मैटर है, कितने सारे प्लैनेटेसिमल्स हैं, अब उनके नंबर घटेंगे क्योंकि साइज़ बढ़ने का समय आ गया है। तो यही प्लैनेटेसिमल्स कोलाइड करेंगे और बड़े बड़े प्लैनेट्स को जन्म देंगे एक्रीशन के प्रोसेस के वाया। ये एक्रीटेड मटेरियल बाउंड ही रहेगा, जुड़ा ही रहेगा आफ्टर द कोलिजन अंडर द इम्पैक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। और इस तरह से लार्ज नंबर ऑफ स्मॉलर प्लैनेटेसिमल्स से फ्यूअर नंबर ऑफ लार्जर प्लैनेट्स की तरफ हम बढ़ जाएंगे और प्लैनेट्स थर्ड स्टेज में एग्जिस्टेंस में आ जाएंगे। तो ये तीन चरण होते हैं ग्रह बनने के, प्लैनेट बनने के। इज़ दैट क्लियर? अब नेक्स्ट सवाल आता है एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। तो प्लैनेट बन रहे हैं, तो प्लैनेट्स में ही मरकुरी, वीनस के बाद अर्थ थर्ड नंबर का प्लैनेट है। 4 इनर प्लैनेट्स में ये तीसरा प्लैनेट है। इवन चारों इनर प्लैनेट्स को अर्थ लाइक ही कहा जाता है, द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। तो ऐसे में अब स्पेसिफिकली अर्थ का एवोल्यूशन भी समझ लेते हैं, क्योंकि यूनिवर्स के एवोल्यूशन से स्टार के एवोल्यूशन तक आए हम, स्टार के एवोल्यूशन से हम प्लैनेट्स के एवोल्यूशन तक आए। अब उन प्लैनेट्स के एवोल्यूशन से ज़रा अर्थ तक आ जाते हैं। और अर्थ का एवोल्यूशनरी प्रोसेस तो एक लंबा प्रोसेस है। प्रोसेस होते हुए बनते हम इंसान बने हैं, कोई आसान बात तो नहीं है। अर्थ के एवोल्यूशनरी प्रोसेस में अर्थ से एसोसिएटेड सब कुछ बनना है, क्योंकि द एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ अर्थ। तो वो एटमॉस्फेयर कैसे बना, फिर अर्थ की अपनी लेयर्स हैं, क्रस्ट है, मेंटल है, आउटर कोर है और कोर है। ये डिफरेंशिएशंस कैसे आ गई, फिर अर्थ के एटमॉस्फेयर की आउटर लेयर से इनर लेयर तक आते आते जो डिफरेंस है वो कहाँ से आ रहा है। तो फ्रॉम द आउटर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर टू द कोर ऑफ द अर्थ, that whole sphere is a sphere of earth, and in that sphere of earth matter is not same, matter is highly variable. Inside the earth there are different zones of a characteristic matter, यानी कि different characteristics का matter है उसमें। On the basis of those characteristics of a matter we have divided the zones inside the earth. The outer zone, that is the crust. Beneath that there is a mantle. Beneath that there is outer core, and inside that there is a core. Okay?
वी नीड टू स्टडी दैट। इसको समझ लेते हैं, बहुत कुछ समझ आएगा। स्टार्टिंग है एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। सो इनिशियली द अर्थ वॉज बैरन, रॉकी एंड हॉट ऑब्जेक्ट। शुरुआत में अर्थ बिल्कुल बैरन है, बिल्कुल कोई वेजिटेशन नहीं है, कोई ग्रीनरी नहीं है, सब बंजर है, एकदम बैरन। बहुत ही चट्टानी है, पथरीली है, रॉकी है और बहुत ही गर्म है। बैरन, रॉकी एंड हॉट। इट वॉज वेरी वेरी हॉट। धीरे धीरे ये हीट रेडिएट होगी, धीरे धीरे आउटर से इनर की ओर जब हीट रेडिएट होनी शुरू हो जाएगी, लेयर ठंडी होंगी और फिर धीरे धीरे कंडेंसेशन होगी तो मैटर सॉलिडिफाई होगा, सॉलिडिफिकेशन अचीव होगा। सो इनिशियली द अर्थ वॉज बैरन, रॉकी एंड हॉट ऑब्जेक्ट with a very thin atmosphere. Atmosphere was very thin, not too much of gases. It was not heavy. Gases were very very lighter in nature, hydrogen and helium. Okay, so thin atmosphere was there. मतलब एटमॉस्फेयर कम था, उतना नहीं था। समय के साथ साथ थिक एटमॉस्फेयर होगा। ओके, तो शुरुआत में बैरन है, रॉकी है, हॉट ऑब्जेक्ट है, एटमॉस्फेयर थिन है। और किससे कंपोज्ड है? मेनली द कंपोनेंट्स ऑफ एटमॉस्फेयर, मेनली एटमॉस्फेयर कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम। वो हाइड्रोजन क्योंकि शुरुआती तत्व है, आप सब जानते हैं, द गैस इज द स्टार्टिंग एलिमेंट इन द यूनिवर्स। फिर हाइड्रोजन ही आगे अंडर द कंडीशन ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्शंस हाइड्रोजन हीलियम में बदलता है, हीलियम को जन्म मिलता है। फिर धीरे धीरे पीरियोडिक टेबल के बाकी एलिमेंट्स भी अस्तित्व में आ जाएंगे, पर आरंभ तो बेटा फिर हाइड्रोजन से ही है सारा। तो शुरुआत में जो एटमॉस्फेयर होगा वो कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोजन हीलियम ही होगा, वही था। द अर्थ हैज़ अ लेयर्ड स्ट्रक्चर। अर्थ का स्ट्रक्चर लेयर्ड है, और हमने आपको ये पढ़ाया भी है कि व्हेन यू स्टडी द अर्थ, तो व्हेन वी स्टडी द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ, देयर आर लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। यू नो दैट देयर इज अ ट्रोपोस्फेयर। ऑल द एटमॉस्फेरिक एक्टिविटीज आर एसोसिएटेड विद द ट्रोपोस्फेयर, दैट इज द स्फेयर एसोसिएटेड विद द टर्बुलेंसेस। एंड देन देयर इज अ स्ट्रेटोस्फेयर, एंड देन द मीजोस्फेयर, and then the thermosphere and the exosphere. So these are the spheres. What do you mean by that? These are the zones, and we know them with the different and distinct characteristics and different gaseous components of each and every layer. Okay, like in the troposphere, if we talk about the water vapor, they, from all these 5 layers that I have discussed, water vapors are dominating the troposphere. And in the troposphere, if the troposphere is 12 kilometer in the equator, its thickness is 12 kilometer from earth to the sky, then for the first 5 kilometer water vapors are dominating. Okay, so that's why they all have different characteristics, all the layers. And similarly inside the earth, all the different layers are there with different characteristics. That is what author is talking about. इसी की बात कर रहे हैं वो। ये क्यों ऐसा है वो समझाएंगे, तो वो समझा रहे हैं। Initially the earth was barren, rocky and hot object with a thin atmosphere of hydrogen and helium. The earth has a layered structure. From the outermost end of the atmosphere, exospheres, है ना, ऊपर से नीचे की ओर आएंगे ना। From the outermost end of the atmosphere to center of the earth, वही सारे को अर्थ लेकर के चल रहे हैं, अर्थ के सेंटर से एटमॉस्फेयर के आउटर लेयर तक। The material that exists is not uniform. It's not uniform. The atmospheric matter has the least density. सारी अर्थ को लें,
तो उसमें एटमॉस्फेयर और अर्थ के इनर दोनों को लें तो इस सारे में फिर लीस्ट डेंसिटी जिसकी मानी गई है वो एटमॉस्फेरिक मैटर की मानी गई है, क्योंकि फिर अर्थ का जो क्रस्ट है नेचुरली एटमॉस्फेरिक मैटर से तो ज़्यादा डेंस है। फिर उसके बाद मेंटल है, आउटर कोर है और कोर है। और अर्थ में क्रस्ट से यानी कि अर्थ की इस स्फेयर से, आउटर स्फेयर से लेके अर्थ के कोर तक डेंसिटी इंक्रीज़ होती है। लेकिन ओवरऑल डेंसिटी पूरा देखना है तो अर्थ से अटैच्ड जो एटमॉस्फेयर है अर्थ का, तो वो तो फिर अर्थ के मुकाबले तो फिर डेंसिटी उसकी कम ही है। तो वहाँ लिखा है कि द मटीरियल दैट एग्जिस्ट इज़ नॉट यूनिफॉर्म, द एटमॉस्फेरिक मैटर हैज़ द लीस्ट डेंसिटी। तो इसकी चर्चा बाद में करेंगे। सर लीस्ट डेंसिटी करार करके छोड़ दिया है, इसको अलग कर दिया है। अब स्टडी आगे अर्थ मेन की होगी, द मेन अर्थ। फ्रॉम द सरफेस, यहाँ पे क्रस्ट की बात हो रही, जहाँ मैं खड़ा हूँ इस समय क्रस्ट के ऊपर खड़ा हूँ ना यहाँ पे। फ्रॉम द सरफेस टू डीपर डेप्थ्स द अर्थ इंटीरियर हैज़ डिफरेंट जोन्स and each of these contains materials with different characteristics। इतनी बात समझ में आई? तो सरफेस से लेकर के डीप अर्थ तक अर्थ के इंटीरियर में डिफरेंट डिफरेंट जोन्स बने हैं। मैंने जोन्स के नाम बता दिए, क्रस्ट, मेंटल, आउटर कोर और कोर। एंड ईच ऑफ दीज कंटेन्स मटीरियल विद डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। सबका मटीरियल डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स से जाना जाता है। तो यहीं से फिर क्वेश्चन स्टार्ट होता है, हाउ वाज द लेयर्ड स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ इवॉल्व्ड। अर्थ का लेयर्ड स्ट्रक्चर कैसे इवॉल्व हुआ, जिसके कॉन्टेक्स्ट में हम सिंपली पढ़ेंगे एवोल्यूशन ऑफ लिथोस्फेयर, द रॉकी स्फेयर, दैट क्रस्ट वी आर टॉकिंग अबाउट। उसी में सारा लेयर्ड स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट अभी एक्सप्लेन हो जाएगा। लिखते हैं, देखो हम लेयर्ड कैसे है स्ट्रक्चर इसको समझें, एवोल्यूशन ऑफ लिथोस्फेयर को समझें वो कैसे। देखो हमने अभी पढ़ा कि अर्थ स्टार्टिंग में बैरन थी, रॉकी थी और हॉट थी। आज अर्थ ऐसी तो नहीं है, आज ग्रीनरी है, वेजिटेशन है, वाटर है, ऑक्सीजन है, सब कुछ है। पहला ऐसा नहीं था। मतलब तब से अब तक की जो अर्थ है कई इवेंट और कई प्रोसेसेस से होके गुजरी, फिर ही ऐसी हुई। उसको समझना पड़ेगा। और ये वो इवेंट हैं, वो प्रोसेसेस हैं जो अर्थ में लेयरिंग को इफ़ेक्ट करते हैं, मटेरियल को सेपरेट कराते हैं, डिफरेंट जोन्स बनाते हैं। कैसे हुआ आओ समझें। देखो ओवरऑल जो नेबुलाज हैं, ओवरऑल बिग बैंग के बाद ही अगर सारे प्रोसेस को ही देख लें तो टेम्परेचर डाउन आना शुरू हुआ, तभी चीज़ें कंडेंस होनी शुरू हुई, क्लोज आई। हमने पढ़ा नेबुलाज में ऐसा होगा। लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी जानते हैं कि जब मैटर एक दूसरे के साथ एसोसिएट हो जाए, डेंसिटी बढ़ती चली जाए, तो भी तो हमने पढ़ा है कि टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है। क्योंकि जितना ज़्यादा मैटर बढ़ेगा और वो जितना ज़्यादा डेंस होता जाएगा, प्रेशर विल इंक्रीज एंड देन प्रेशर विल डेफिनेटली इंक्रीज द टेम्परेचर एज वेल, है कि नहीं। अर्थ के कोर में इतना टेम्परेचर होने का एक मेजर रीज़न ये भी तो है कि कोर से ऊपर जितना भी मैटर है वो एक सुपर इनकम्बेंट लोड, एक प्रेशर इम्पोज करता है अपने बीनीथ जो भी मैटर है उस पर, और उस प्रेशर के कारण भी तो इतना टेम्परेचर है। तो ऐसे में ये तो बात है कि प्लैनेटेसिमल्स आपस में जुड़ते जुड़ते प्लैनेट्स बना गए। पर जब इस तरह से ऑब्जेक्ट आ करके कोलाइड कर रहे हैं, तो कोई हैवी साइज़ का ऑब्जेक्ट आके कोलिजन करेगा तब भी तो उस मेन बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा जिसमें आके वो कोलाइड करेगा। जैसे स्कूल में बचपन से आपने वो गेम खेली होगी लाक सेका, जब बॉल ज़ोर से कमर में मारी जाती थी सेक निकलता था। तो जब ऑब्जेक्ट आके कोलाइड कर रहे हैं मेन ऑब्जेक्ट से तब भी तापमान बढ़ेगा, ये एक बात है, बढ़ाएंगे। लेकिन पहली चीज़ ये है कि जब एक छोटा सा प्लैनेटेसिमल एक प्लैनेट में बदल रहा है, कितना मैटर गैदर हो गया है, कितनी डेंसिटी बढ़ गई है, तो टेम्परेचर नहीं बढ़ने का, टेम्परेचर बढ़ेगा। इसी कारण आप कंफ्यूज ना होइए पढ़ते दौरान,
वो जो एक तरफ थोड़ा टेम्परेचर घट रहा है, वो उस नेबुला स्टेज में, यूनिवर्स के बनने के बाद की कहानी, जब हम ये सिद्ध करना चाह रहे हैं कि बहुत एक्सट्रीम टेम्परेचर से टेम्परेचर अब धीरे धीरे डाउन आ रहा है और इसकी वजह से मैटर क्लोज आ रहा है, ठीक है। लेकिन अब जब मैटर क्लोज आने की वजह से बड़े बड़े ऑब्जेक्ट बन गए हैं, तो फिर आप सन के अंदर की गर्मी को तो नहीं भूल सकते। सन एक हैवी मैटर मटेरियल बना जब, तो ऐसे में इसी मैटर ने जब हाई डेंसिटी की, इसी अंडर द हाई डेंसिटी इतना प्रेशर क्रिएट हुआ, उसी प्रेशर के कारण न्यूक्लियर एक्शन एक्टिवेट हुआ है। और जब न्यूक्लियर एक्शन एक्टिवेट हुआ है तो तभी हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होना शुरू हुआ है।